नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर वाराणसी में कफ सिरप मामले में एसआईटी टीम की बड़ी कार्रवाई। वाराणसी एसआईटी टीम ने 2 और फर्म संचालकों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता से हुई 2 फर्म संचालकों की गिरफ्तारी। कोलकाता से वाराणसी लेकर आ रही है टीम। फर्जी दस्तावेज से ड्रग लाइसेंस से करते थे शैली ट्रेडर्स से सेटिंग के तहत होती थी कफ सिरप की तस्करी। फर्म के बजाय कहीं और भेजा जाता था कफ सिरप मामले में 2 दिनों में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो बड़ी खबर यहां पर, एसआईटी का एक्शन लगातार जारी है। बैन कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस की एसआईटी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी शुभम जायसवाल के राजदार और शुभम के सिंडिकेट के मेंबर हैं। इन दोनों युवकों का नाम विशाल और राकेश है। दोनों आरोपियों में से एक बीए पास है जबकि दूसरा 12वीं फेल है। दोनों के नाम से शुभम ने अलग अलग फार्मा लाइसेंस लिए। लाइसेंस लेने के बाद इन दोनों को, आपको बताएं कि महीने के 30,000 से 20,000 रुपए तक पहुंचाए जाते थे। फर्मों के नाम से बिलिंग तो होती थी लेकिन एक भी शीशी इनकी फर्म तक नहीं पहुंचती थी, जबकि इनके फर्म से 2 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका था। करीब 5 लाख शीशियों की बिलिंग हो चुकी थी। यह कारोबार महज 1 साल में हुआ। एसआईटी की जांच के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी 28 फर्मों के खिलाफ, जिसमें इन फर्मों के द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो खरीदा जाता था उसके बेचने का जो अभिलेख है वो नहीं प्रदान कर पाए थे। और इसी शंका में कि ये ब्लैक मार्केट किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें डीसीपी क्राइम के निर्देशन में टीमें गठित की गई थी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो की गई और उसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं वो फेक फर्म्स बनाई गई हैं, जिसमें फर्जी दस्तावेज लगा करके रजिस्ट्रेशन कराया गया फर्मों का। कफ सिरप केस में यूपी पुलिस और एसआईटी लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। आज लखनऊ में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की विस्तार से जानकारी दी कि अभी तक पुलिस की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है। यूपी डीजीपी ने बताया कि 28 जिलों में 128 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सीएम का सख्त आदेश है कि जो शामिल है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पिछले 2 महीने से इसमें साक्ष्य संकलन किए गए, इंटेलिजेंस कलेक्शन किया गया और कुल मिलाकर के एफएसडीए ने 128 एफआईआर जो है हमारे 28 जनपदों में, प्रदेश के 28 जनपदों में वो लॉन्च की हैं। इनमें बनारस में 38, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर में 4, लखनऊ में 4 और इसके अलावा कई और जनपदों में 52 अलग अलग तफ्तीशें मुकदमे कायम हुए हैं। कुल मिलाकर के 128 मुकदमे एफएसडीए द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के द्वारा भी करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई। गाजियाबाद में 4 ट्रक से। पूरे मामले में प्रदेश सरकार पूरी गंभीरता से और बहुत ही सख्ती से इस प्रकरण में शुरुआती दौर से ही डील कर रही है। आगे जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको बताया जाएगा। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि इस पूरे, चूंकि कई जिलों में 5-7 जिलों में फैला हुआ है, तो बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट लेवल पे भी एक एसआईटी, एक आईजी लेवल के ऑफिसर के द्वारा अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जो इस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट करेगी। यूपी पुलिस का अपराध के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। औरैया पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके टप्पेबाजी गैंग के सरगना समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 5,07,000 असली और 2,20,000 नकली करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने इनके पास से माइक आईडी भी बरामद की है। पुलिस से बचने के लिए शातिर अपने आप को पत्रकार बताया करते थे। वहीं महोबा पुलिस ने भी बाजार में नकली करेंसी उतारने से पहले एक आरोपी को पकड़ लिया। नकली करेंसी के कारोबार में शामिल युवक को बेलाताल से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 2,62,000 रुपए के 100 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। शातिर के साथी की तलाश जारी है। कासगंज से खबर है, शराब के नशे में धुत सिपाही ने उत्पात मचाया। मार्गशीर्ष मेले में
ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने श्रद्धालुओं से अभद्रता की है। शराब के नशे में मेले में झूमता दिखा सिपाही। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। सिपाही का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर सिपाही को निलंबित किया गया है। कोतवाली सोनो क्षेत्र के मेला ग्राउंड में स्थित मार्गशीर्ष मेले का यह पूरा मामला है। देखिए, कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी सोरो मार्कशीट मेले में चल रही थी, वो ड्यूटी खत्म होने के बाद आज नशे की हालत में मेला परिसर में घूमते हुए पाया गया। इस संबंध में रिपोर्ट जो है उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। साथ ही उसका मेडिकल कराया गया। इस विषय में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर। लखनऊ से खबर है, 15 नवंबर से लापता शख्स की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 कारों को भी बरामद किया है। कबीर उर्फ शिव प्रकाश हत्याकांड से जुड़ी खबर है। 19 नवंबर को मृतक के दोस्त ने दर्ज कराया था केस। जमीनी विवाद में कबीर उर्फ शिव की हत्या। 15 नवंबर को कबीर को कार में अगवा किया गया। गला दबाकर शख्स को मौत के घाट उतारा गया। थाना बेगापुर से संपर्क किया गया है तो उनके द्वारा ये सूचना मिली है कि उनको 16 तारीख को एक अज्ञात पुरुष का शव है जो अब जला है, उनको मिला है। तो तुरंत जो है उनका फोटोग्राफ वगैरह मांग के जो परिजनों को दिखाया गया है तो वो लोग पहचान की गई है। उक्त सूचना पर तुरंत थाना निगोहा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तुरंत जो है इसमें 3 टीम गठित किया गया है। जब इनका CDR वगैरह अवलोकन किया गया है तो कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को नंबर मिला है, जिसको ऊपर कार्रवाई करते हुए टीम इनको पकड़ा गया है, जिसमें हम बरेली हिंसा के आरोपियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। दरअसल बरेली में 26 सितंबर को बवाल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर और उसके साथियों के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें पुलिस ने करीब 125 लोगों को गिरफ्तार कर अब तक जेल भेज चुकी है। जनपद बरेली में शहर क्षेत्र में जो घटनाक्रम 26 सितंबर 2025 में हुआ, उस प्रकरण में कुल मिलाकर 12 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। 12 मुकदमों में से 2 मुकदमों में एक प्रेमनगर का मुकदमा है और एक बारादरी थाना क्षेत्र का मुकदमा है। इन 2 मुकदमों में चार्जशीट अभी फाइल की गई है माननीय न्यायालय में। जो प्रेमनगर का मुकदमा है उसमें कुल मिलाकर 22 अभियुक्तों पर चार्जशीट की गई है और बारादरी वाले मुकदमे में कुल मिलाकर 38 अभियुक्तों पर चार्जशीट फाइल की गई है। महोबा शहर के राठचुंगी इलाके में पुलिस प्रशासन की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। एक नवनिर्मित मकान की जमीन से निकली विशालकाय चट्टान को तोड़ने के लिए मकान मालिक की ओर से बिना सूचना के घनी आबादी के बीच विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जा रहा था। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और देर रात मौके पर पहुंचकर भवन निर्माण का कार्य रुकवा दिया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मकान मालिक ने चट्टान में डायनामाइट लगाकर विस्फोट की पूरी योजना तैयार कर ली थी। बुलंदशहर से खबर, जहां पर जानवी कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग छात्र माता पिता की डांट से नाराज होकर आत्महत्या के इरादे से छत पर चढ़ गया। बच्चे की छत की मुंडेर पर खड़ा देखकर स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ और इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 3 घंटे तक बच्चे को समझाने बुझाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत से बच्चे को समझाकर नीचे उतारा गया। उस सुसाइड के मकसद से छत पर चढ़ा छात्र को समझाकर छत से नीचे उतारा गया। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। पिता की डांट से छात्र छत पर चढ़ा। हम जहानवी कॉलोनी में, अनूप शहर वाली कॉलोनी में रहते हैं और मेरे बेटे ने आत्महत्या करने की कोशिश करी और छत पर जाकर नीचे चढ़ गया। तो हमने 112 नंबर पर जो पुलिस को सूचित किया। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, सीओ साहब पहुंचे, अन्य दल भी पहुंचे
और उन्होंने मौके पर जाकर 2-3 घंटा सफलता पाकर, यानी कि 2-3 घंटे की मेहनत करके उन्होंने जो सकुशल मेरे बच्चे को जो ऊपर से नीचे ले आए सकुशल। जो पुलिस वालों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सीओ साहब के लिए भी और अन्य दल के लिए भी। कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँची और उन्होंने मेरे बच्चे को सकुशल ले आए। आइंदा अब मेरा बच्चा ऐसी गलती करने के लिए मना कर रहा है और कह रहा है कि मुझे छोड़ दिया जाए। रायबरेली पुलिस ने फर्जी जमानत लेने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह के सदस्य वकीलों के माध्यम से अपनी जमीन को कोर्ट में बंधक बनाकर कई लोगों की जमानत लेते थे। मामला शहर कोतवाली के गिरफ्तार के पुरवा का है, जहां के रहने वाले हजारीलाल, हीरालाल, दिनेश यादव और रामकिशोर कुछ वकीलों के साथ मिलकर अपनी जमीन के कागजात और अपने परिचय पत्र वकीलों को दे देते थे। वकील और आरोपी कोर्ट को गुमराह करके अपनी जमीन को जमानत के लिए कई बार इस्तेमाल करते हैं। इनके कारनामे का खुलासा तब हुआ जब रायबरेली एसपी ने 2025 में ऐसे अभियुक्तों को चिन्हित किया जो जमानत पर छूटने के बाद दोबारा अपराध में लिप्त पाए गए। 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये वो लोग हैं जो कुछ अभियुक्त गणों का, कुछ क्रिमिनल्स का जमानत लेते थे, उनको बिना जाने पहचाने। इससे पहले भी इन्होंने कई और अपराधियों की जमानत ले रखी है। इसमें अपराध इस प्रकार से हुआ है, जो इनके द्वारा कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता है या शपथ पत्र दिया जाता है, उसमें इनके द्वारा दर्शाया जाता है कि ये पहली बार किसी की जमानत ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे, लेकिन इससे पहले भी इन लोगों ने सेम प्रॉपर्टी को बंधक रखते हुए और कई अपराधियों की जमानत इससे पूर्व में भी ले चुके हैं सेम जमीनों के ऊपर। बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका में करीब 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन, बीमा और प्रदूषण सर्टिफिकेट के चल रही हैं, जिन्हें चलाने वाले ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। ये वाहन सफाई और अन्य नगर पालिका कार्यों में लगे हैं। इस अवैध तरीके से चलाने पर किसी दुर्घटना की आशंका है। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका की ओर से खरीदी गई गाड़ी मेंटेनेंस और निगरानी के अभाव में धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। हालात ये हैं कि ये गाड़ियां चलने लायक भी नहीं हैं और फिर भी उनका किसी भी तरह का रजिस्टर रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया है। ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के चलते याचिका पर बहस नहीं हो सकी। हाईकोर्ट ने सुनवाई टालते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 16 जनवरी 2026 तय की है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 के अंतरिम आदेश से अदालतों के सर्वेक्षण आदेश समेत कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा रखी है। वापी में परिसर स्थित जो कथित वजूखाना है उसके साइंटिफिक सर्वे, वैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो मांग को लेकर याचिका सिविल डिवीजन श्रीमती राखी सिंह, हिंदू पक्षकार सिंगार गौरी केस, उनकी तरफ से जो फाइल किया गया था उस पे इफेक्टिव सुनवाई नहीं हो सकी। मैटर जरूर टेकअप हुआ, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 2024 के आदेश के आलोक में ये सुनवाई टल गई और 16 जनवरी की फर्दर सुनवाई हेतु एक तारीख तय हुई है। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। इस बैठक में सीएम योगी ने एसआईआर पर चर्चा की और पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। दरअसल इससे पहले सीएम योगी गाजियाबाद के दौरे पर भी थे, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम योगी के दौरे की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आगरा और गाजियाबाद की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। संगठन के पदाधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, यह उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी।
इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने आउटसोर्स कर लिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी ही हैं। आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया है। जिन जिन के साथ कांग्रेस जुड़ी है वे वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते हैं। वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस चर्चा में भाग लिया। उन्होंने सत्तारूढ़ खेमे पर आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल हर चीज की मिल्कियत चाहता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम ने लाखों लोगों को एकजुट करने का काम किया है। प्रतिबंधों के बावजूद ये राष्ट्रीय गीत लोगों के दिलों में रहा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कभी आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया वे वंदे मातरम की अहमियत क्या जानेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि अंग्रेजों ने खौफ के कारण प्रतिबंध लगाए। आज जहां विवाद करना हो तो दरारवादी लोग वंदे मातरम की आड़ में देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गीत झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। वहीं लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। बंगाल का चुनाव आ रहा है इसलिए बहस हो रही है। हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने एसआईआर को लेकर बयान दिया और कहा कि एसआईआर के नाम पर बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में अपने वोट नहीं कटने देंगे। लेकिन एसआईआर के पीछे मंशा साफ होनी चाहिए। आयोग की मंशा साफ नहीं है। आयोग जो है चिन्हित कर करके जो है पीडीए के लोगों को जो है उससे दृश्य से हटाने का काम कर रहा है। आज पीडीए के महानायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मजबूती के साथ लगे हुए हैं। उनका हर नेता लगा हुआ है। हम अपने वोट को जो है उस तर्ज पर नहीं कटने देंगे जिस तर्ज पर बिहार में एसआईआर के नाम पर वोट काटा गया। लखनऊ से खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का 97% काम पूरा हुआ। 80% वोटर्स ने फॉर्म भरकर जमा किए। 17% वोटर्स का फॉर्म अभी तक जमा नहीं है।
अनकलेक्टेड में मृतक ट्रांसफर ऑफ फॉर्म वापस न करने वाले शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में SIR का 97% काम पूरा हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। 80% वोटर्स ने फॉर्म भरकर जमा किए हैं। उत्तर प्रदेश में 97% काम हो गया है। 80% के आसपास तो लोगों के फॉर्म्स भर के आ गए। 17% वोटर्स को अनकलेक्टेबल की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अनकलेक्टेबल की श्रेणी का अर्थ हुआ ऐसे लोग जो किसी कारणों से अपना एन्यूमरेशन फॉर्म साइन करके नहीं दिए। इसके 5 अलग अलग श्रेणियां हैं। ऐसे लोग जो मृत हो गए, ऐसे लोग जो स्थायी रूप से ट्रांसफर हो गए, स्थानांतरित हो गए वहां से, ऐसे लोग जिनके वोट कहीं और भी बने हुए हैं, ऐसे लोग जो क्षेत्र में BLO को ढूंढने पर मिले नहीं, और एक अन्य कारण से भी कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म ले तो लिया या उनके घर पहुंच गया बट उन्होंने हस्ताक्षर करके वापस नहीं दिया, ना ही कोई कारण बताया। सो इस प्रकार से 80% और 97% हमारा काम पूरा हो गया है। बलिया में पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर कहा कि जब नामो निशान मिट गई तो इस देश में कहीं बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता। जब अयोध्या से उसका नामो निशान मिट गया तो इस देश की धरती पर कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकता है। बाबर एक आक्रमणकारी था। ये इतिहास है कि वो भारत के में आकर के भारत के सनातन धर्मावलंबियों को, उनके मंदिरों को तहस नहस करने का काम किया था। और ऐसे व्यक्ति जो एक आक्रमणकारी रहा हो, जो देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का प्रयास किया हो, अब इस भारत देश में ऐसे व्यक्ति के नाम पर कोई मस्जिद या कुछ भी नहीं बन सकता है। बलिया में आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने किया। 800 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और 28 राज्य और 8 केंद्र जो शासित राज्य हैं, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। और ये देश की सबसे बड़ी अंडर 17 प्रतियोगिता है स्कूली बच्चों की, और ऐसी कुश्ती प्रतियोगिता बलिया में आज तक नहीं हुई। घुसपैठियों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं। CM योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों पर निर्णायक कार्रवाई शुरू। CM योगी ने लिखा है कि मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। इससे स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। संसाधनों पर अधिकार नागरिकों का है, घुसपैठियों का नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचितों को मिलने वाले लाभ को बंटने नहीं दिया जा सकता है। इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन केंद्रों में भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसके लिए प्रत्येक मंडल में डिटेंशन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मैं प्रदेश की जागरूक जनता से अपील करता हूं कि सतर्क रहें और घरेलू अथवा व्यावसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान अवश्य सुनिश्चित करें। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ा दी गई है। कानपुर पुलिस ने भी बड़े पैमाने पर सतर्कता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दूसरे राज्यों से आए लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में यह अभियान चलाया जा रहा है। सहयोग करना है ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में और अपराध को नियंत्रण करने में उनका किस प्रकार का सहयोग हो सकता है, किस प्रकार को राजस्व विभाग को और पुलिस विभाग को सूचनाओं को समय से वो प्रेषित करें,
बाहर से आने वाले जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी दें, या कोई अपराध घटित होता है उसकी तत्काल सूचना थाना अध्यक्षों को उपलब्ध कराएं, और थानों पर उनको कब कब आकर के क्या क्या करना चाहिए इसके बारे में उनको ट्रेन किया गया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।